Hello dear bankers, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो सीआईबी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है और मैं मॉड्यूल डी की एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ गया हूं जिसे कहते हैं कंप्लायंस ऑडिट। सो एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट पेपर 1 में आज हम लोग कंप्लायंस ऑडिट से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ेंगे। दोस्तों मेरा नाम है अरविंद सर और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल JAIB बाय अरविंद सर पर, ठीक है, या आप इस QR कोड को स्कैन करके भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो देखिए सर, सबसे पहले आज हम बात करेंगे रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट और इंस्पेक्शन की। ठीक है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट या इंस्पेक्शन क्या होता है? तो द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। यानी यदि कोई इन्वेस्टर या कोई भी यूजर अगर कोई इकोनॉमिक डिसीजन लेना चाहता है तो वो उस कंपनी का क्या मांगता है? सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ठीक है, उस आधार पर फिर वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को लेता है। अगर हम बात करें दोस्तों, दे आर इंटरेस्टेड इन द लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी एंड द रिस्क रिलेटेड टू द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड ऑन इट्स बैलेंस शीट एंड टू इट्स ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। तो अब वो बैलेंस शीट के थ्रू क्या देखना चाहेगा कि भाई सबसे पहले वो देखो, कोई भी यूजर जो है वो क्या देखना चाहता है? दो चीज, कि अगर मान लीजिए किसी बैंक का वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहा तो ये देखना चाहेगा बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है। अगर पैसा है तो फिर वो क्या है? सॉल्वेंट है। क्या है दोस्तों? सॉल्वेंट है ना? सॉल्वेंट है या सॉल्वेंसी उसके पास है कि वो पैसा खर्च कर सकती है अभी। ठीक, दूसरा वो क्या देखना चाहता है? एसेट्स और लाइबिलिटी की पोजीशन। एसेट्स और लाइबिलिटी की पोजीशन हमेशा वो कहां से देख पाएगा? बैलेंस शीट से। ठीक है दोस्तों, तो इन सब चीजों से बैलेंस शीट आइटम और ऑफ बैलेंस शीट आइटम से वो एसेट्स और लाइबिलिटी की पोजीशन देखना चाहेगा। सो इन द इंटरेस्ट ऑफ full and complete disclosure, some very useful information is better provided, can only be provided by note to financial statement। तो देखो, अगर किसी भी कंपनी की आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है तो आप जितना तवज्जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देते हैं, बैलेंस शीट को देते हैं, उसके लिए एक और इंपॉर्टेंट होता है कि आप नोट, जो चीजें आप नहीं बता पाए, नोट्स टू अकाउंट, आप वो इंफॉर्मेशन को नोट्स टू अकाउंट के थ्रू बता दीजिए। जो इंफॉर्मेशन आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट से आप अपने यूजर को डिस्क्लोज नहीं कर पाए हैं, वो इंफॉर्मेशन को आप किसके थ्रू डिस्क्लोज करिए? नोट टू अकाउंट। आरबीआई क्या कहता है? नोट टू अकाउंट के थ्रू आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, डन है। तो नोट टू अकाउंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। द यूज ऑफ नोट्स एंड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन एक्ट आ means to explain and document certain items which are either presented in the financial statement or otherwise affect the financial position and performance of the reporting enterprise। तो जब आप नोट टू अकाउंट में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों, या जो भी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं, वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को शेयर करने में मदद करती है ना? अब वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हो सकती है या फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। ठीक है दोस्तों, सो रिसेंटली अ लॉट ऑफ अटेंशन हैज बीन पेड टू द इशू ऑफ मार्केट डिसिप्लिन इन द बैंकिंग सेक्टर। तो इसीलिए कहा गया है कि जैसे आपने पढ़ा होगा बेसिल नॉर्म्स, क्या पढ़ा होगा? बेसिल नॉर्म्स को पढ़ा होगा। तो बेसिल नॉर्म्स में आपको 3 पिलर बताए जाते हैं, जो 3 मुख्य नियम होते हैं। पहला पिलर कहता है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या कहता है? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, दूसरा पिलर कहता है सुपरवाइजरी रिव्यू, सुपरवाइजरी रिव्यू। और थर्ड पिलर कहता है मार्केट डिसिप्लिन। क्या कहता है? मार्केट डिसिप्लिन। इसका मतलब होता है बाजार का मतलब बाजार में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या करके रखिए? डिस्क्लोज। क्या करके रखिए? डिस्क्लोज। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट डिसिप्लिन जो थर्ड पिलर है, इसको बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। ठीक है, यही बात यहां पे इन्होंने बताने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, नाउ सो मार्केट डिसिप्लिन हाउएवर वर्क ओनली इफ मार्केट पार्टिसिपेंट हैव एक्सेस टू टाइमली एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। मार्केट डिसिप्लिन तभी बनेगा जब यूजर को टाइम पे रिलायबल इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराई जा सके। सो विच इनेबल देम टू एक्सेस बैंक्स एक्टिविटीज एंड रिस्क इनहेरेंट इन दिस एक्टिविटी। तो
जो आप डिस्क्लोज करते हैं एज अ बैंक इंफॉर्मेशन, उससे क्या होता है, उनको उन बैंक क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है और उस एक्टिविटीज में कितना रिस्क छुपा है इसकी जानकारी मिल पाती है। तो इनेबलिंग मार्केट डिसिप्लिन में भी सेवरल बेनिफिट्स। जब आप मार्केटिंग डिसिप्लिन को यूज करते हैं तो इसके आपके लिए सेवरल बेनिफिट्स होते हैं। So enabling market discipline may have several benefits. Market discipline has been given due importance under Basel II framework. तो आपको Basel II framework में भी इसकी इंपॉर्टेंस दी गई है और इट इज अ वन इंपॉर्टेंट पिलर अंडर द थ्री पिलर। जो तीन पिलर दिए गए हैं उसमें से एक इंपॉर्टेंट पिलर है। तो कैपिटल एडुकेसी बाय रिकॉग्नाइजिंग इट एज वन ऑफ इट्स थ्री पिलर। ठीक है दोस्तों। नाउ सेवरल बैंक आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। अब देखो बहुत सारे जो बैंक हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं तो उनके शेयर्स लोगों ने खरीदे भी होंगे एंड शेयर्स ऑफ सच बैंक्स शेयर्स आर फ्रीली ट्रेडेड इन स्टॉक मार्केट। उनके ट्रेड भी हो रहे हैं शेयर मार्केट में शेयर्स। सो द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट इन्वेस्टर के इंटरेस्ट की रक्षा करने के लिए जिन्होंने लिस्टेड बैंक में अपना पैसा निवेश किया है इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन इन्वेस्टर्स की रक्षा करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कॉल फॉर मोर ट्रांसपेरेंसी इन मैटर ऑफ डिस्क्लोजर्स। तो यहां से बैंक के ऊपर और एक अतिरिक्त दबाव बनता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखे अपने डिस्क्लोजर में इन द अकाउंट ऑफ बैंक। तो जब हम स्टॉक होल्डर और डिपॉजिटर जिन्होंने शेयर खरीदे हैं और जिन्होंने बैंक में पैसा जमा किया है इनको जोड़ लेते हैं तो बैंक के स्टेक होल्डर्स हमें पता चल जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जब तक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं आया था, द प्रोविजन रिलेटेड टू द बैंकिंग कंपनीज वर एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू द पार्ट एक्स ए ऑफ आ इंडियन कंपनी एक्ट 1956। तब तक जो कंपनीज थी, बैंकिंग कंपनीज थी, उनमें जो प्रोविजंस थे वो बैंकिंग कंपनी एक्ट 1956 के तहत मेजर किए जा रहे थे। while the primary objective of the company law is to safeguard the interest of स्टॉक होल्डर। अब आपके पास दो थे ना, दो स्टेक होल्डर थे, एक जिन्होंने स्टॉक्स खरीद रखे थे, स्टॉक होल्डर जिसे कहते हैं। ठीक, तो इनके हितों की रक्षा कौन कर पा रहा था? इनके हितों की रक्षा हो रही थी किसके थ्रू? कंपनी एक्ट के थ्रू। किसके थ्रू? कंपनी एक्ट 1956। लेकिन अगर आप देखो तो दूसरा स्टेक होल्डर भी है जिसका नाम है डिपॉजिटर। तो डिपॉजिटर के हितों की रक्षा के लिए जगह कहां पे बनाई गई? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है? डन है, क्लियर है। चलिए तो अभी आगे पढ़ेंगे। सो करंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर बैंक आर स्पेल्ड आउट मेनली इन द फॉलोइंग स्टेटस, रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स। तो जो बैंकों को आज डिस्क्लोजर प्रोवाइड करने होते हैं वो इन नियम्स के तहत करने होते हैं, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, कंपनी एक्ट 2013 के तहत, कंपनी रूल 2014 के तहत, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत, आरबीआई गाइडलाइंस फॉर डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आरबीआई गाइडलाइंस फॉर बेसिल 3 रिक्वायरमेंट्स। तो इनके अकॉर्डिंग बैंकों को अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उनको डिस्क्लोज करने की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यानी सभी जगह एक जैसी व्यवस्था रहे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक, आरबीआई हैज एडवाइज्ड दैट समरी, सिग्निफिकेंट अकाउंट पॉलिसी एंड नोट टू अकाउंट शुड बी शोन अंडर शेड्यूल 17 एंड शेड्यूल 18। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, समझो। आरबीआई कह रहा है कि सभी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक जैसा होना चाहिए, यानी यूनिफॉर्म होना चाहिए जितने भी बैंक हैं। ठीक है। अब यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए इनका कहना है कि एक तो शेड्यूल 17 के तहत क्या डिस्क्लोज करना है और शेड्यूल 18 के तहत क्या डिस्क्लोज करना है। तो जब शेड्यूल 17 और 18 की बात करते हैं, शेड्यूल 17 कहता है सिग्निफिकेंट, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखिएगा, सिग्निफिकेंट अकाउंट पॉलिसीज की बात करता है, और नोट टू अकाउंट की बात करता है सेक्शन 18। नोट टू अकाउंट की बात कौन करता है दोस्तों? सेक्शन 18। ठीक है, तो याद रखिएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन शेड्यूल 17 और शेड्यूल 18 क्या क्या बताने की बात करता है वो आपको देख लीजिए। नाउ आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हमारा रीलोडेड CAIB बैच, जो कि फाउंडेशन प्लस MCQ प्लस केस स्टडी बैच है, आपके लिए लॉन्च हो गया है। दिसंबर 2025 एग्जाम को टारगेट करेगा। लीस्ट प्राइस में आप हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। आपके चारों कंपलसरी पेपर आपके 4 फैकल्टीज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। नाउ अब आता है सेकंड पार्ट, क्या? रोल ऑफ रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। क्या रोल होता है?
डेफिनेशन, द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर डिफाइन रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, जिसे हम कहते हैं आरबीआईए, एज द मेथोलॉजी दैट लिंक इंटरनल ऑडिटिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है, तो देखो इनका कहना क्या है कि जब हम आरबीआईए की बात करते हैं, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट की बात करते हैं, तो किसी भी बैंक में, ठीक है, जो इनका इंटरनल ऑडिट होता है, क्या होता है, बैंक का जो इंटरनल ऑडिट होता है, इस ऑडिट को लिंक करता है, किससे करता है लिंक, ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट से, किससे, रिस्क मैनेजमेंट से क्या करता है, लिंक कर देता है, क्या, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। नाउ RBI allow internal audit to provide assurance to the board that risk management process are managing risk effectively in relation to the risk appetite। अब इनका कहना क्या है, RBI ये क्या कहता है, RBI ये कह रहा है कि जैसे ये कहता है कि भाई बैंक में जो भी रिस्क आ सकते हैं, बैंक में जो भी रिस्क आ सकते हैं, उन रिस्क को हम पकड़ते हैं या उनको सही करते हैं, किसके थ्रू, ऑडिट के थ्रू, किसके थ्रू, इंटरनल ऑडिट के थ्रू, किसके थ्रू, इंटरनल ऑडिट। तो अब जो इंटरनल ऑडिट हुआ या इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट है, मान लो मैं यहां कह देता हूं इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल बैंक का जो रिस्क मैनेजमेंट है, क्या है दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट है। अब ये रिस्क मैनेजमेंट अपना काम कर रहा है कि वो रिस्क को मिटिगेट कर पा रहा है या नहीं, इसको ऑडिट करना, इस रिस्क मैनेजमेंट को ऑडिट करना, इस रिस्क मैनेजमेंट का ही ऑडिट क्या कहलाता है, आरबीआई। तो कहीं ना रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट क्या कर रहा, बोर्ड के सामने ये रिपोर्ट लेके जा रहा है, बोर्ड के सामने कि ये जो रिस्क मैनेजमेंट लगाया गया वो इफेक्टिव है या नहीं, इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो अगर ये इफेक्टिव है तो आरबीआई के तहत पता चलेगा बोर्ड को कि हाँ इफेक्टिव है, नहीं है तो फिर पता चलेगा नहीं है, जब नहीं है तो फिर कार्रवाई देखी जाएगी दूसरी। समझ गए बात, यस और नो। तो वही बात यहां पे बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है दोस्तों, रिस्क एप्टाइट में जो भी बैंक के ऊपर रिस्क आ सकता है, रिस्क एप्टाइट है ना, उन रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज किया जा रहा है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के द्वारा। इसका अश्योरेंस कौन प्रोवाइड करता है, आरबीआई। किसको प्रोवाइड करता है, इंटरनल ऑडिट के थ्रू हमारे बोर्ड को, किसको प्रोवाइड करता है, इंटरनल ऑडिट के थ्रू हमारे बोर्ड को। ठीक है दोस्तों, नाउ आगे क्या कहा गया है, चलिए, आरबीआई इज नॉट अबाउट ऑडिटिंग रिस्क। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट से आप रिस्क का ऑडिट नहीं करते, आप रिस्क का ऑडिट नहीं करते, आप इस रिस्क के लिए जो रिस्पॉन्स लगाया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, क्या कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का जो ऑडिट होता है, रिस्क मैनेजमेंट का जो ऑडिट होता है, इसका जो ऑडिट होता है उसे हम क्या कहते हैं, आरबीआईए, उसे हम क्या कहते हैं, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट कहते हैं। सो आरबीआई फोकस ऑन द प्रोसेस अप्लाइड बाय द मैनेजमेंट टीम, द रिस्पॉन्स टू इंडिविजुअल रिस्क। ठीक है, किसी इंडिविजुअल रिस्क पे जो रिस्पॉन्स लगाया गया है ना, जो रिस्क मैनेजमेंट टीम ने रिस्पॉन्स लगाया है, उसका ऑडिट कहलाता है आरबीआई। ठीक है, सो द प्रोसेस इज यूज टू एक्सेस रिस्क to decide on the response to them and monitor the responses and the report to the board। ठीक, तो ये पूरा आपका आरबीआई का प्रोसेस है, क्या है, आरबीआई का प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, डन है। नाउ आगे देखते हैं। अब देखो, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस या कोई भी बैंकिंग सर्विस बैंक प्रोवाइड करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ छुपा इनहेरेंट रिस्क होता है। जैसे क्रेडिट प्रोवाइड किया तो उसके अंदर जो इनहेरेंट रिस्क है वो क्या है, क्रेडिट रिस्क है। ठीक है, तो जब क्रेडिट रिस्क आता है तो बैंक क्या करता है, बैंक क्या करेगा, अपना रिस्पॉन्स लगाएगा कि भाई ये रिस्क ना रहे। ठीक, अब इस रिस्क में जो रिस्पॉन्स लगाया, इस रिस्पॉन्स का जो ऑडिट किया जाएगा, जो ऑडिट के भाई ये सही रिस्पॉन्स इन्होंने लगाया या नहीं लगाया, उसे हम आरबीआई कहते हैं। तो ये जब ऑडिट किया जाएगा तो यहां से कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स मिलेंगी, क्या मिलेंगी, फाइंडिंग्स। ठीक, ये फाइंडिंग्स बताएंगी कि ये रिस्पॉन्स सही है या गलत है। तो जो भी फाइंडिंग्स मिलेंगी वो किसके पास जाएंगी, बोर्ड के पास। किसके पास जाएंगी, बोर्ड के पास। अब इस रिस्पॉन्स के बाद भी कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो बचे रह जाते, खत्म नहीं होते। जो रिस्क बचे रह जाते हैं उनको हम कहते हैं रेजिड्यूअल रिस्क। क्या कहते हैं दोस्तों, रेजिड्यूअल रिस्क कहते हैं। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। तो ऑल बैंक शुड अडॉप्ट द रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट अप्रोच। सभी बैंकों को, जितने भी बैंक भारत में काम कर रहे हैं, उनको रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट अप्रोच को अडॉप्ट करना है विद द आरबीआई रिक्वायरमेंट फॉर कंडक्ट ऑफ ऑडिट। तो आरबीआई की रिक्वायरमेंट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट
द बैंक इज टू एग्जामिन द बैंक्स इंटरनल कंट्रोल इन्वायरमेंट। इंटरनल ऑडिट करने का मेन उद्देश्य क्या है कि भाई आपका इंटरनल कंट्रोल इन्वायरमेंट कितना स्ट्रांग है, जिसमें सिस्टम भी आ जाता है, प्रोसीजर्स भी आ जाते हैं और गवर्नेंस भी आ जाता है, ठीक। एंड प्रोवाइड एन अश्योरेंस दैट दीज आर एडुकेट टू मिटिगेट रिस्क, और ये भी सुनिश्चित करना कि ये जो रिस्पॉन्स आपने लगाए हैं ये पर्याप्त हैं आपके रिस्क से फाइट करने के लिए, रिस्क को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है दोस्तों। लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट रिस्क, रिस्क के खिलाफ जो लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो कैसे काम करती है। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल entities have the primary responsibility to approve a suitable business strategy and ensure prudent risk management in accordance with the risk bearing capacity। तो देखो जो भी आपका टॉप मैनेजमेंट है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट आ जाते हैं। इन किसी भी बैंक के या फाइनेंशियल एंटिटी के, इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी बिजनेस स्ट्रेटजी अप्रूव कर रहे हैं उसमें यह सुनिश्चित कर लें कि जो प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट है अकॉर्डिंग टू द रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही है या नहीं है, ठीक है। गवर्नेंस एंड अश्योरेंस फंक्शन हैव टू एक्ट एज स्ट्रॉन्ग इंटरनल लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। RBI has focused on strengthening the internal defense by updating the supervisory instructions। तो बैंक समय समय पर RBI क्या देता है, सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शंस देता है, जिससे बैंक अपना इंटरनल डिफेंस और स्ट्रॉन्ग मजबूत कर पाता है, ठीक है दोस्तों। ठीक, तो ये आपका क्या है आज की क्लास थी। तो आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। तो CAIB एग्जाम को अगर आप टारगेट करना चाहते हैं दोस्तों, हमारे महापैक के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। ऑल कंपलसरी और इलेक्टिव पेपर यहां से आप कवर कर पाएंगे। 15+ फाउंडेशन MCQ बैच, 2000+ लाइव क्लासेस, 500+ मॉक एंड क्विजेस, 200+ क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट आपके लिए उपलब्ध है। 1 ईयर महापैक 4999 और 2 ईयर महापैक 6999 में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 6 मंथ महापैक भी अवेलेबल है जो कि आप 3499 रुपए में सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारा नया बैच रीलोडेड CAIB बैच जो कि फाउंडेशन प्लस MCQ प्लस केस स्टडी बैच है, दिसंबर 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहा है। 2499 रुपए में आप ये बैच सब्सक्राइब कर सकते हैं। CAIB MCQ बैच भी लॉन्च किया गया है, ये मात्र 1999 रुपए में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और यदि आपका कोई भी इंडिविजुअल एग्जाम रह गया तो इंडिविजुअल फाउंडेशन कोर्स भी आप अवेलेबल है, जिसे आप मात्र 799 रुपए में सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू ऑल।